महागठबंधन को एनडीए के ऊपर एज है। खुद नीतीश कुमार की लीडरशिप को लेकर इस वक्त गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी करण एक तरीके से जनता दल यूनाइटेड का हो गया है, तो उससे जनता दल यूनाइटेड का जो आइडेंटिटी है वो खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। रेवड़ियां सारी राजनीतिक पार्टियां लुटा रही हैं, वैसे उसकी जो नॉवेल्टी फैक्टर था वो अब काफी हद तक कम हो गया है। इसका मतलब ये कि वोटर अब इन सब चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, तो फिर ये एनडीए गठबंधन के लिए वाकई में चिंता का सबब बनेगा। ये मुझे लगता है कि कहीं ये ब्रह्मास्त्र हो सकता है। कम से कम वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो 10% से ज्यादा अगर वोट लेकर आते हैं तो मुझे इस पर हैरानी होगी और आश्चर्य। चुनाव को निर्णायक मोड़ पर लेके आना, ये काम 4 से 5% जनता करती है। क्या तेजस्वी का हर घर नौकरी बम नीतीश मोदी की महिलाओं को 10,000 देने वाली स्कीम को उड़ा देगा? और क्या बिहार की सियासत में हवा का रुख पलटने वाला है या पलटने लगा है? वोट वाइब के ताजा सर्वे में महागठबंधन को 34.7% लोग मानते हैं कि वो जीतेगा, महागठबंधन जीतने वाला है, और एनडीए को 34.4% लोग मानते हैं कि एनडीए जीतेगा। मामला बहुत क्लोज है, कह सकते हैं टक्कर का मुकाबला है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो मैच आखिरी गेंद तक देखा जाएगा, इतना करीबी मामला है। इसके अलावा 12.3% जन स्वराज को और 8.4% मानते हैं कि हंग असेंबली होगी। तेजस्वी यादव का हर घर सरकारी नौकरी दांव ऐसा जोरदार है कि 50% से ज्यादा लोग कह रहे हैं ये नीतीश की महिला रोजगार योजना यानी 10,000 वाली स्कीम को धूल चटा देगा। तो सवाल है कि क्या तेजस्वी का हर दांव काम आ रहा है और एनडीए का पैसा पानी में बह जाएगा? उधर प्रशांत किशोर की जन स्वराज की दाल गलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। 48% को तो उनका चुनाव चिन्ह स्कूल बैग तक पता नहीं, 16% तो बता रहे हैं लेकिन गलत बता दे रहे हैं। उधर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाने से महागठबंधन को फायदा होने की बात कही जा रही है, वो भी बीजेपी के गढ़ में। तो सवाल यह है कि यह सर्वे सच्ची हवा बता रहा है या बिहार का चुनाव फिर से अप्रत्याशित ट्विस्ट के साथ पलट जाएगा? तो चलिए आज जानते हैं कि बिहार में किस ओर हवा चल रही है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सतंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, पहला सर्वे जो टक्कर का मुकाबला बहुत ज्यादा दिखा रहा है, लगभग 0.3% तो आगे ही है महागठबंधन। बिल्कुल अंकुर, मैं तो पिछले कई सर्वे अगर आप देखें तो लगातार ये हो रहा है कि दरअसल महागठबंधन और एनडीए के बीच में बराबरी की टक्कर बताई जा रही, कशमकश है और फोटो फिनिश है, यानी कोई भी आगे निकल सकता है, कोई भी पीछे पीछे निकल सकता है। अभी तक जो सर्वे थे वो लगातार ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार बहुत पीछे है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे, तेजस्वी यादव बहुत आगे है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे। वोट वाइब का एक सर्वे था जिसने कहा था कि 48% लोग ये मानते हैं कि दरअसल एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त सरकार के खिलाफ है और 20 साल किसी भी सरकार के खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी मानी जा सकती है। तो मुझे इसमें किसी तरीके का कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर महागठबंधन को लीड इस वक्त एनडीए गठबंधन के ऊपर दिखाई पड़ रही है, जैसा कि वोट वाइब का सर्वे कहता है। तो ये एक खबर हो सकती है, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी है किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि चुनाव की जो तासीर है धीरे धीरे अब गर्म होने लगी है और प्रचार धीरे धीरे अब जोर पकड़ने लगा है। इस वजह से थोड़ा सा वक्त और देना चाहिए किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। लेकिन मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी महागठबंधन को एनडीए के ऊपर एज है। ये मैं कई दिनों से कह रहा हूं, कई हफ्तों से इस बारे में जोर देके कह रहा हूं, और अगर सर्वे इस ओर इशारा करता है तो मुझे इसमें किसी तरीके की कोई हैरानी नहीं है। देखिए, 3-4 फैक्टर्स हैं जो इस वक्त एनडीए के खिलाफ जाते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। पहला फैक्टर तो यही बात है कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी किसी भी नेता, किसी भी पार्टी के खिलाफ या किसी भी गठबंधन के खिलाफ काफी होती है, क्योंकि 20 साल के अंदर बहुत सारी लोगों की उम्मीदें होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, कुछ पूरी होती है और कुछ नहीं पूरी होती है। एक फटीग फैक्टर डेवलप होने लगता है और लोगों को लगता है कि ठीक है, बहुत हो गया एक चेहरे को देखते हुए, अब हमें नए चेहरे की जरूरत है या नए नए राजनीति की जरूरत है। तो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा स्ट्रांग फैक्टर इमर्ज करता है जब कोई सरकार 5 या 10 साल तक सत्ता में रहती है, यहाँ तो 20 साल हो चुके हैं। दूसरी बात यह कि खुद नीतीश कुमार की लीडरशिप को लेकर इस वक्त गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और उनका स्वास्थ्य जो है वो फिलहाल, जैसी कि चर्चाएं लगातार बिहार के अंदर गर्म है,
उसमें उस पर एक गहरा सवाल खड़ा हुआ। हमारे देश के अंदर दरअसल किसी नेता के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा नहीं होती, जबकि चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हुँ। जिनके कंधों पे ये जिम्मेदारी है सरकार को चलाने की, अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो फिर वो सरकार कैसे चला पाएंगे और वो देश और राज्य कैसे चला पाएंगे, इसलिए उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और मुझे लगता है उनका स्वास्थ्य उस तरीके से ठीक नहीं है। तीसरी बात यह कि मैं पिछले दिनों से लगातार ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी करण एक तरीके से जनता दल यूनाइटेड का हो गया है। जनता दल यूनाइटेड की जो छवि थी, जो आइडेंटिटी थी, अब वो धीरे धीरे धूमिल होती हुई से दिखाई पड़ रही है। उनकी छवि एक सेकुलरवादी पार्टी की थी, उनकी छवि एक ऐसी पार्टी की थी जो ईबीसी की बात करती थी, दलितों की बात करती थी और उनको सबको साथ लेकर चलने की बात करती थी। लेकिन पिछले दिनों अगर आप ध्यान से देखें तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जनता दल यूनाइटेड के कैबिनेट मिनिस्टर वो भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगे हुए दिखाई पड़ते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरीके से ही जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता की भाषा होने लगी है, तो उससे जनता दल यूनाइटेड का जो आइडेंटिटी है वो खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही। चौथी बात यह है कि जिस तरीके से चिराग पासवान एग्रेसिव होकर आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं जो ईबीसी तबका है और दलित तबका है, वो उसके अंदर एक खदबदाहट सी दिखाई पड़ती हुई मुझे नजर आ रही है। तो जन और चौथी पांचवी बात यह है कि आज की तारीख में अगर आप ये पूछें कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो सशक्त नेता कौन है जो बीजेपी की पहचान के तौर पर उभरा है, तो उसमें एक सम्राट चौधरी का नाम खुलकर सामने आता है, लेकिन उनकी छवि एक नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव काफी कम है उसमें। उनकी चाहे शिक्षा को लेके हो, चाहे या फिर उनके ऊपर जो पुराने केसेस थे उनके ऊपर हो, जिस तरीके से पीके लगातार उनके ऊपर हमले कर उसकी वजह से, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी स्पष्ट नेता का चेहरा उभर करना आना भी एक बड़े संकट की ओर इशारा करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप महागठबंधन को देखें तो तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर आज की तारीख में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर फ्रंट रनर के तौर पर दिखाई पड़ते हैं, और उनके गठबंधन को लेकर जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनको पेश करने से और साथ ही साथ मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम के तौर पर पेश करने से उसमें काफी हद तक विराम लगा है। बिल्कुल ये तो आपने कारण बताया कि किस-किस कारण से बीजेपी और जेडीयू पिछड़ सकती है, कमजोर पिच पे खेल रही है या खेलना पड़ रहा है। अब तेजस्वी के दांव पे बात कर लेते हैं, जो शुरुआत में बात कही। 10,000 रुपए दे रहे थे हर महिला के खाते में, लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में इन्होंने पहुंचा दिए 10,000 रुपए रोजगार के नाम पर, और कहा कि बाकी जब सरकार आएगी तो फिर देंगे। तो ये बड़ा दांव रेबड़ी भी बोला गया, बोला बहुत बड़ा दांव है। लेकिन तेजस्वी ने उसके बाद सरकारी नौकरी वाला बोल दिया। अब लगभग 50% से ज्यादा लोग कह रहे हैं तो इनका पैसा क्या, सर्वे जो बता रहा है वो तो पानी में जा रहा है। देखिए अंकुर, ये जो रेवड़ी की बात है ना, दरअसल आज भी बिहार के अंदर या हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में वोट जो धर्म के आधार पर पड़ता है और जाति के आधार पर पड़ता है। अगर जाति बिहार की राजनीति की एक सच्चाई है, तो फिर ये क्यों हम्म। मान लिया जाए कि अगर रेवड़ी देंगे तो सारा का सारा वोट आपको उस रेवड़ी के आधार पर आपकी पार्टी को मिल जाए? ये संभव है कि रेवड़ी की वजह से या 10,000 रुपए प्रति परिवार में किसी महिला को देने की वजह से वोटरों का एक तबके का रुझान जनता दल यूनाइटेड की तरफ हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी लेड गठबंधन की तरफ हो सकता है, लेकिन ये डिसाइसिव फैक्टर होगा, मुझे इसमें शुरू से संदेह रहा। इसका कारण बहुत स्पष्ट है। कारण सबसे बड़ी बात है कि कुछ समय पहले जब पहली बार इस योजना का आगाज किया गया था, तब थोड़ा सा तब एक नई चीज ये थी, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, एक नई चीज थी। लोगों को लगा अरे हमारे खाते में तो पैसे आ गए। लेकिन अब जिस हम्म। तरीके से रेवड़ियां सारी राजनीतिक पार्टियां लुटा रही हैं, वैसे उसकी जो नॉवेल्टी फैक्टर था वो अब काफी हद तक कम हो गया है। दूसरी बात, अब सारे वोटरों के बात समझ में आ गई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये वायदा कर सकती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी यह वायदा कर सकती है, और अब ये एक सच्चाई है, इसको कोई झुठा नहीं सकता। तीसरी बात क्या है कि अगर आपको अच्छी तरीके से याद होगा, लोकसभा चुनाव के समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के हिसाब से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सीटें 240 पे आके घट गई। अगर आप 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, मुफ्त में खाना खिला रहे हैं, तो फिर आपकी सीटें बिल्कुल घटनी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये कि वोटर अब इन सब चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। हाँ, बिहार के अंदर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासतौर पर 18 से 34 साल के लोगों के बीच में, और वोट हम्म। वाइब का सर्वे ही इस ओर इशारा कर रहा था कि इस सेगमेंट में 50% से ज्यादा नाराजगी नीतीश कुमार की सरकार को लेकर है, और युवा जो है वो दरअसल पूरे चुनाव के अंदर एक नई ऊर्जा भर देता है। अगर बेरोजगारी और जिस तरीके से लोग कहा भी जा रहा है एक बड़ा मुद्दा है, तो फिर ये एनडीए गठबंधन के लिए वाकई में चिंता का सबब बनेगा। और दरअसल जो तेजस्वी यादव ने कहा हर घर
के में किसी भी आदमी को रोजगार देंगे। तो मैं एक टैक्सी वाले से बात कर रहा था जो बिहार के थे, उन्होंने और वो पिछड़ी जाति के थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर वो ये कह रहे हैं हर परिवार के लोगों को नौकरी देंगे, तो अगर वो सबको ना भी दे सके, तो कम से कम कुछ तो नौकरियाँ वो देंगे। तो ये जो कुछ तो नौकरियाँ देंगे, ये मुझे हुँ। लगता है कि कहीं ये ब्रह्मास्त्र हो सकता है और तेजस्वी यादव के लिए और महागठबंधन के लिए एक कामयाबी का सबब भी बन सकता है। जनस्वराज के बारे में क्या विचार हैं आपके? जनस्वराज को लेके मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अभी बहुत जल्दबाजी उसके बारे में किसी तरीके का आकलन करना, लेकिन एक बात को लेके मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ कि कम से कम वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो लोगों की दिनचर्या के रोजाना के सवाल है, रोटी, कपड़ा, मकान का सवाल है, सड़क का सवाल है, बिजली का सवाल है, उसको लेकर वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दरअसल चुनाव के असली मुद्दे यही होने भी चाहिए। तो इन मुद्दों की वजह से मुझे लगता है कि पीके की जो पॉलिटिक्स है, प्रशांत किशोर की जो पॉलिटिक्स है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन क्या इस आधार पे उनको वोट मिलने वाला है? क्या वो एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरने वाले हैं? क्या वो किंग मेकर होने की भूमिका में है? क्या वो किंग बन सकते हैं? मुझे इस बारे में पूरी पूरी तरीके से संदेह। मेरा मानना ये है कि अभी कुछ भी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी ये कह सकता हूं कि अगर वो 10% से ज्यादा अगर वोट लेकर आते हैं, तो मुझे इस पर हैरानी होगी और आश्चर्य होगा। आप बहुत दिनों से कह रहे थे, आपने खुद कहा कि महागठबंधन को एज है, महागठबंधन को एज है, और अब एक सर्वे भी आया वो बता रहा है कि हाँ एज है, और कैसे कैसे एज आई है वो भी बताया। हवा बदलती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि अब कैंपेन होगा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, बाकी नेता इंडिया के वो उतरेंगे और सब बातों को जनता तक पहुंचाएंगे, हवा और गर्म होगी, तो ये जो गैप बढ़ने वाला है? नहीं, अभी अभी देखिए, क्योंकि उधर मैं मोदी करूँ और अभी शाह भी और नीतीश कुमार भी होंगे। हाँ। अभी 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 थोड़ी सी जल्दबाजी होगी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। मैं ये मानता हूं कि महागठबंधन को एज है, लेकिन क्या हाँ। ये गैप और बढ़ जाएगा? क्या ये मान लिया जाए कि महागठबंधन जीत के करीब पहुंच चुका है? मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा भी हमें अपने को हाँ। संतुलन रखना चाहिए, किसी जल्दबाजी पर निष्कर्ष नहीं पहुंचना चाहिए। क्योंकि अगर महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे नेता चुनाव में कूदेंगे, कैंपेन करेंगे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, और नरेंद्र मोदी खुद देश के प्रधानमंत्री, अमित शाह जैसे लोग हैं वो भी उसमें कूदेंगे। तो अभी ये देखना होगा कि मुद्दे क्या उठाए जाते हैं दोनों पक्षों की तरफ से और उन पर जनता के बीच में रिएक्शन क्या है। देखिए, हम्म। चुनाव को दरअसल प्रभावित करना और चुनाव को निर्णायक मोड़ पर लेके आना, ये काम 4 से 5% जनता करती है। बाकी के लोगों का वोट निश्चित होता है। जो आरजेडी का वोटर बरसों से वो आरजेडी को वोट करता है, जो कांग्रेस का वो कांग्रेस को वोट करता है, लेफ्ट का लेफ्ट को वोट करता है, बीजेपी का हम्म। वोटर बीजेपी को वोट करता है, जनता दल यूनाइटेड चिराग पासवान का वोटर उनको वोट करता है। जो 4-5% जो फ्लोटिंग वोटर होता है, वो जिधर चला जाता है, दरअसल वो जीत हासिल हासिल करता है। तो ये फ्लोटिंग वोटर क्या वाकई में इस चुनावी कैंपेन से प्रभावित होगा, या जो ये डराने की कोशिश की जा रही कि दरअसल देखो अगर आप महागठबंधन को वोट दोगे तो लालू का जंगल राज वापस आ जाएगा? क्या 4-5% वोटर इस झांसे में आ जाएगा? ये देखने वाली बात है। लेकिन असल सवाल ये है कि ये 4-5% वोटर ही तय करता है, या ज्यादा से ज्यादा 7-8% वोटर ही तय करता है किसकी जीत होगी, किसकी जीत नहीं होगी। तो वो किधर जाता है ये अभी देखने वाली बात होगी। अभी मेरा मानना है कि मुद्दों के आधार पे, राजनीतिक समीकरण के आधार पे, जातीय गठबंधन के आधार पे और जिस तरीके से मोमेंटम है उसके आधार पे मेरा मानना यह है कि अभी भी महागठबंधन को एज है। ये एज बना रहता अंत तक, ये देखने वाली बात होगी। ये तो देखने वाली बात होगी। अब छठ के बाद बिहार में सियासत और गर्म होने वाली है। जो चर्चाएं चल रही हैं, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी कुछ हो सकता है बड़ा ऐलान भी कर दें, और वो भी चर्चाएं हैं। तो छठ के बाद कैंपेन तेजी पकड़ेगा, तो छठ के बाद की सियासत पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आज का हमने आपको सर्वे बताया कि कैसे हवा हल्की सी बदल रही है। आगे जो कुछ होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.